बच्चों के घरों पर हमलावर हो जाए। ये वही बुज़दिल है जिनकी पतलूनें बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर फोर्स के सामने आते हैं तो पतलूनें उतर जाती है। वो हर रोज हमें मारने आते हैं, हर रोज छुप कर गीदड़ की तरह वार करते हैं। आप हमें डरा नहीं सकते। लाशें गिराएंगे, गिराएं और कितने गिराएंगे। लाशें गिरने से हम क्या कमजोर पड़ जाएंगे? जितने मारेंगे हम उतने निकलेंगे और हमारी हर नस्ल आपके खिलाफ सिर्फ मुजम्मत का ही रास्ता अपनाएगी। बलूचिस्तान की सबसे लोकप्रिय लीडर महरंग बलोच को पाकिस्तान की एक अदालत ने उम्र कैद की सज़ा दी है। उनके ऊपर आतंकवाद, हत्या और राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था, जिसके तहत उनको ये सज़ा दी गई है। और ये पाकिस्तान के पास में आखिरी मौका था कि वो बलूचिस्तान की समस्या का अहिंसक तरीके से कोई हल ढूंढ सकें। तो क्या है ये बलूचिस्तान की समस्या, बलूचिस्तान विद्रोह का क्या इतिहास रहा है, महरंग बलोच को हुई ये सज़ा इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है हमारे लिए भी, सब समझेंगे आज के इस वीडियो में। मैं डायरी लेके आ गया हूँ, तसल्ली से सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। कहानी की शुरुआत नक्शे से करते हैं, क्योंकि नक्शा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पाकिस्तान का ऊपरी हिस्सा देख रहे हैं आप, एक सिरा जिसका ईरान से मिल रहा है, एक अफ़गानिस्तान से मिल रहा है। स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इस जगह को कहा जाता है बलूचिस्तान। पाकिस्तान की कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% हिस्सा जो है बलूचिस्तान है। सबसे बड़ा प्रोविंस है ऑब्वियसली। तो बलूचिस्तान जो है 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उस समय एक रियासत हुआ करता था, एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। और यहाँ की सबसे बड़ी रियासत थी जिसका नाम था कलात। अब कलात जो है पाकिस्तान में किस तरीके से मिला, इसके ऊपर जो है बहुत विवाद है। और इसकी एक बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी, एक एनेक्डोट है कि कलात इतनी बड़ी रियासत थी कि उस ज़माने का जो सबसे बड़ा और सबसे महंगा वकील था मोहम्मद अली जिन्ना, उनको कलात रियासत ने अपने सर्विसेज में रखा हुआ था। यहाँ पे वो अटॉर्नी के तौर पे काम करते थे, एक लीगल एडवाइज़र के तौर पे काम करते थे खान ऑफ कलात के लिए। तो अहमद यार खान उस समय खान ऑफ कलात होते थे, मतलब एक तरीके समझ लिए कलात के राजा जो है वो अहमद यार खान हुआ करते थे। और क्योंकि उनका जिन्ना से पहले से राब्ता था, तो साल भर इन दोनों के बीच में मीटिंग चलती रही। और इस बीच में खान ऑफ कलात ने क्या किया कि अपने यहाँ पे जो उनकी संसद थी, जिसमें दारुल अवाम मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो कलात का था, उसके अलावा दारुल उमला जो अपर हाउस था, उन दोनों में एक प्रस्ताव पारित कराया। इस प्रस्ताव में लिखा, ये साफ तौर पर कहा गया कि उनको पाकिस्तान के साथ सम्मिलित नहीं होना है। हालांकि पाकिस्तान के साथ में कुछ संधि हो सकती है, एक फेडरेशन के तौर पर जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ में अच्छे संबंध रख सकता है, लेकिन उनको एक आज़ाद रियासत के तौर पर ही रहना है, जो कि 1947 में जो समझौता हुआ था उसके हिसाब से भी ठीक था कि जो लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रिंसली स्टेट्स के सामने एक ऑप्शन रखा था कि आइदर आप पाकिस्तान के साथ मिलिए या हिंदुस्तान के साथ मिलिए, या आप अपनी एक आज़ाद हैसियत भी रख सकते हैं। और इसी सब के बीच में बातचीत चल रही थी। इस बीच में कलात के अंडर 3 और छोटे छोटे रियासत थी, जिसमें खारान एक था, मकरान दूसरा था और लासबेला तीसरा था। इन तीनों ने पाकिस्तान के साथ में विलय को स्वीकार कर लिया। अब स्थिति ये बनी कि कलात जो है बीच में फंस के रह गया, उसके चारों तरफ जो है पाकिस्तान हो गया। अब ऐसी स्थिति में अहमद यार खान जो कि खान थे कलात के, उनके सामने कोई बहुत ऑप्शन बचा नहीं। उन्होंने आखिर में पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया और 27 मार्च 1948 को उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया। एक तरीके से विलय जो है पाकिस्तान के साथ में उनका हो गया। और पाकिस्तान का ये कहना है कि ये विलय जो है पूरी लीगल प्रोसेस से हुआ, सहमति से हुआ और उसमें कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई है। जबकि दूसरी तरफ बलूच राष्ट्रवादियों का कहना है कि यहाँ पे खान ऑफ कलात को मजबूर किया गया और इस तरीके से बलूचिस्तान के ऊपर ज़बरदस्ती पाकिस्तान ने कब्जा किया। तो ये हो गई बात। और जो पाकिस्तान का जो क्लेम है कि सारा प्रोसेस जो है लीगली हुआ, उसके खिलाफ भी एक क्लेम है। और वो क्लेम कहाँ से बनता है कि अब्दुल करीम नाम के एक शहजादे थे, प्रिंस थे, जो कि खान ऑफ कलात अहमद यार खान के जो है माफ़ कीजिए अब्दुल यार खान के भाई थे। उन्होंने वहाँ पे सशस्त्र विद्रोह छेड़ दिया। जैसे ही विलय की घोषणा हुई उसके तुरंत बाद में उन्होंने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जो है हथियार उठा लिए थे। हालांकि ये विद्रोह बहुत लंबा नहीं चला, लेकिन इसको माना जाता है कि ये फर्स्ट बलोच रिबेलियन जो है पाकिस्तान के खिलाफ में ये 1948 में शुरू हो गया था। और इसको इस तरीके से भी देखा जाता है कि बलोच आवाम या बलोचों का एक बड़ा हिस्सा जो है पाकिस्तान के साथ विलय में सहमत नहीं था। उसके साथ मतलब उनकी सहमति नहीं थी कि जिस तरीके से खान ऑफ कलात ने जाके पाकिस्तान के सामने सरेंडर किया था। खैर, उसके बाद में आता है 1955 का साल। मोहम्मद अली बोगरा जो है उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते हैं। वो ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि उस समय ईस्ट पाकिस्तान होता था जो आज का
बांग्लादेश है, वहाँ पे पाकिस्तान की 55% आबादी रहती थी, जो पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट मिला के। तो जो मोहम्मद अली बोगरा को लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में जो ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली हैं वो जो है उनका राजनीतिक वर्चस्व बढ़ जाए और वो राजनीतिक तौर पर तय करें कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है। तो इस संशय को मिटने के लिए, इस खतरे को मिटने के लिए वो लेके आए 1 यूनिट पॉलिसी। अब 1 यूनिट पॉलिसी में क्या हुआ कि जो वेस्ट पाकिस्तान था, जैसे ईस्ट पाकिस्तान एक यूनिट था क्योंकि एक ही तरीके की भाषा थी, एक ही तरीके का कल्चर था, तो वो एक 1 यूनिट थी। तो उसके खिलाफ जो 1 यूनिट बनाई गई वेस्ट पाकिस्तान को, तो उसमें तमाम तरीके की जो एथनिसिटी थी वेस्ट पाकिस्तान की, जिसमें पंजाब था, बलूचिस्तान था, सिंध था, खैबर पख्तूनख्वा था, फाटा का इलाका था, तो यहाँ पे जो है इसको एक 1 यूनिट बना दिया गया। अच्छा, बोगरा ने कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से कर रहे हैं ताकि जो है किफ़ायती एडमिनिस्ट्रेशन हमारे सामने हो पाए। लेकिन हुआ इसमें ये कि जितने भी यहाँ पे अलग अलग कौमें थी, चाहे बलोच हैं, चाहे पंजाबी हैं, चाहे सिंधी हैं, चाहे पख्तून हैं, उनके बीच में एक डर भर दिया कि यार हमारी पहचान जो है 1 यूनिट पॉलिसी के तहत वो कहीं ख़त्म नहीं हो जाए। हम वेस्ट पाकिस्तानी, जैसे ईस्ट पाकिस्तानी या बंगाली के तौर पे जाने जाते थे ईस्ट पाकिस्तानी, वैसे हम वेस्ट पाकिस्तानी के तौर पे ना जाने लग जाएं और हमारी पहचान है, जो इतिहास से जो हमको जो पहचान मिली, जो हमारी विरासत है, वो कहीं ख़त्म नहीं हो जाए। तो इसके खिलाफ जो है आंदोलन शुरू हुआ। तो 1958 में 6 अक्टूबर 1958 को किला मरी एक जगह पड़ती है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि 1958 के आसपास जो खान अब्दुल यार खान जो थे, जो कि खान ऑफ कलात थे, उन्होंने जो है इस 1 यूनिट पॉलिसी का विद्रोह शुरू कर दिया था। तो 6 अक्टूबर 1948 को जो किला मरी है, जो कि अहमद यार खान का घर था, उसको पाकिस्तानी सेना ने घेर लिया क्योंकि उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था खान ऑफ कलात ने एक तरीके से 1 यूनिट पॉलिसी को। तो घेर के उनको गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद में दूसरा सशस्त्र विद्रोह जो है बलूचिस्तान में शुरू होता है। इसको लीड करते हैं नौरोज़ खान जहरी। नौरोज़ खान जहरी एक तरीके से इनके साथी थे खान ऑफ कलात के। जब खान ऑफ कलात प्रिंसली स्टेट होता था तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट वेसल के तौर पे, इम्पोर्टेंट सामंत के तौर पे उनके दरबार में हुआ करते थे। तो नौरोज़ खान जहरी, जो जहरी ट्राइब से आते थे बलोचों की, तो उन्होंने ये विद्रोह शुरू किया 1948 में और 1959 में जाके सरेंडर किया। लेकिन इस सरेंडर में एक खास बात थी। नौरोज़ खान को पाकिस्तानी सेना की तरफ से टिक्का खान के समय में ये आश्वासन दिया गया कि उनके या परिवार या उनके साथियों के ऊपर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं होगी, उनको पूरी तरीके से माफ़ी दी जा रही है। और इसके लिए पाकिस्तानी सेना ने कुरान पे हाथ रख के कसम खाई थी। लेकिन जैसे ही ये लोग पहाड़ों से नीचे उतरे, हथियार इन्होंने सरेंडर किए, तो एक एक करके इनके तमाम साथियों और परिवार के लोगों को फांसी देना का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। तो इसके बाद में अब बलोचों के बीच में ये अविश्वास बहुत बुरी तरीके से बढ़ गया कि पाकिस्तानी सेना, जो कि कुरान की कसम भी नहीं मानती है, तो उसके ऊपर भरोसा किस तरीके से किया जाए। और इसी के साथ ही जब है ना नौरोज़ खान को क्योंकि पकड़ लिया गया, उनको सरेंडर कर दिया गया और उनके तमाम परिवार के लोगों साथियों को मार दिया गया, तो उसके तुरंत बाद में एक नया विद्रोह जो है 1 यूनिट पॉलिसी के ऊपर शुरू हुआ, जिसको शेर मोहम्मद मरी, जो कि मरी ट्राइब से ही थे, खान ऑफ कलात भी मरी ट्राइब से ही हैं बलोचों की, तो मरी क्लेन के जो शेर मोहम्मद है 1962 से 1967 तक लगातार जो है वहाँ पे विद्रोह जारी रखा। और इस विद्रोह की वजह ये थी कि जब 1 यूनिट बन गई, खान ऑफ कलात जेल में है, नौरोज़ खान का विद्रोह दबा दिया गया है। और उसी समय आप ये देखेंगे कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है कम्युनिस्ट जो है सक्रिय हो रहे हैं, वो सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं। ईरान में भी जो है ईरान को लेके भी थोड़ी असुरक्षा जो है पाकिस्तान को महसूस हो रही थी। तो उन्होंने किया क्या कि इस पूरे के पूरे इलाके को मिलिटराइज करने की कोशिश की। सेना की चौकियाँ बनी, कई जगहों पर छावनियाँ लगानी शुरू हुई। तो ये मिलिटराइजेशन जब शुरू हुआ, जब सैन्यकरण शुरू हुआ बलूचिस्तान का, तो शेर मोहम्मद मरी ने तीसरा विद्रोह जो है शुरू किया उनके खिलाफ, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ। और शेर मोहम्मद मरी का थोड़ा सा मार्क्सवादी झुकाव भी था और उनका अफ़गानिस्तान की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ में अच्छे संबंध भी थे। तो इसकी वजह से वो लगातार 5 साल तक उन्होंने विद्रोह किया। उसके बाद में उन्होंने भी एमनेस्टी ले ली, एक माफ़ीनामा ले लिया पाकिस्तानी सेना के साथ में, और उन्होंने ये विद्रोह छोड़ दिया, हथियार सरेंडर कर दिए। तो 1970 में याह्या के समय में 1 यूनिट पॉलिसी जो है वो ख़त्म कर दी गई। और इस तरीके से एक जो पहला कन्फ्रंटेशन का कारण था, जो पहला टकराव की वजह थी पाकिस्तानी सेना और बलूचिस्तान के बीच में, वो थी 1 यूनिट पॉलिसी। वो पॉलिसी ख़त्म हो गई तो एक बार के लिए थोड़ा सा लग रहा था कि शांति हो जाएगी। और उसके बाद में 1972-73 में पहली बार बलूचिस्तान को एक अलग सूबे की तौर पे मान्यता मिली और वहाँ पे पहली बार चुनाव हुआ। और पहली बार जो गवर्नमेंट बनी उसके चीफ मिनिस्टर बने अताउल्लाह मेंगल। अब हुआ क्या कि 1973 में अताउल्लाह मेंगल की जो सरकार थी, जो पहली चुनी हुई सरकार थी बलूचिस्तान की,
उसको एक तरीके से बर्खास्त कर दिया गया और यहाँ से चौथा विद्रोह जो है शुरू होता है बलूचिस्तान का। तो आप ये समझिए 1948 से 1973 के बीच में बलूचिस्तान में 4 बड़े विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह जो है वो शुरू हो गए थे। और पहली चुनी हुई सरकार क्योंकि थी अताउल्लाह मंगल की, तो उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया। उनके साथ में उनको साथ मिला खैर बख्श मरी का, जो कि मरी ट्राइब सबसे बड़ी बलूचों की ट्राइब है उनका। तो वो इन्होंने मिलकर लगभग 4 साल तक जो है पाकिस्तानी सेना के खिलाफ संघर्ष किया और आखिर में जाके जो है ये भी एक समझौते पर ये पूरा का पूरा विद्रोह खत्म हुआ। उसके बाद में जियाउल हक का दौरा आया पाकिस्तान में, हम सब लोगों को मालूम है। और जियाउल हक के समय में थोड़ा सा बलूचिस्तान में ये देखा गया कि शांति रही। उसके बाद में कई डेमोक्रेटिक सरकारें भी आई और बीच बीच में सेना के साथ मतलब जो हाइब्रिड पाकिस्तान में शासन व्यवस्था है वो चलती रही। जो 5वां और बड़ा विद्रोह जो अब भी जारी है वो शुरू होता है 2006 में और उसके शुरू होने की वजह है परवेज़ मुशर्रफ और अकबर बुगटी, जो कि बुगटी ट्राइब के हेड थे, उनके बीच में एक तरीके से तनातनी की स्थिति। अब अकबर बुगटी कौन थे? बलूचों में जिस तरीके से कई सारे क्लेन्स हैं, जैसे मरी हैं, मेंगल हैं, बुगटी हैं, तो जो बुगटी ट्राइब है जिसका हेडक्वार्टर जिसको कहा जाता है डेरा बुगटी, और इसी डेरा बुगटी के इलाके में पड़ता है सुई गैस फील्ड। आपको पता है जैसे हम लोग अभी देखते हैं कि दिल्ली में, बम्बई में या बड़े शहरों में पाइप्ड गैस आती है कि मतलब अब सिलेंडर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास में आईजीएल का कनेक्शन है तो आप पाइप से आप गैस ले सकते हैं, पीएनजी गैस। ये पाकिस्तान में शुरू हो गया था 60 के दशक में ही, क्योंकि सुई गैस फील्ड जो थी वहाँ से गैस जो है सप्लाई होती थी कराची में, लाहौर में और पाकिस्तान के तमाम इलाकों में। तो सुई का जो गैस फील्ड था उसके रिसोर्सेज जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे थे। और अकबर बुगटी का कहना था कि क्योंकि ये इलाका डेरा बुगटी के इलाके में पड़ता है सुई गैस फील्ड, तो इसके लिए रॉयल्टी जो है केंद्र सरकार जो फेडरल गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, उसको बलूचिस्तान की सरकार को देनी चाहिए, क्योंकि आप हमारे संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसके बदले में हमको कुछ कर अदा करना चाहिए। तो इसके ऊपर जो है परवेज़ मुशर्रफ और अकबर बुगटी के बीच में तनातनी शुरू हुई। अच्छा, अकबर बुगटी किसी ज़माने में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के आंखों के तारे होते थे। वो मतलब आईएसआई के साथ में चले लंबे समय तक। उनको बलूचिस्तान का गवर्नर भी बनाया गया, उसके पहले बलूचिस्तान का मुख्यमंत्री भी बनाया गया, तो सियासत में भी सक्रिय थे। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी के साथ में भी उनके अच्छे संबंध थे। लेकिन 2004 के बाद में जब मुशर्रफ के साथ में ख़ासतौर पर अफ़गानिस्तान में जब वॉर ऑन टेरर चल रहा था, उसके बाद से जो है अकबर बुगटी के लगातार संबंध मुशर्रफ के साथ में बिगड़ने लगे। इस बीच में हुआ क्या कि एक डॉक्टर का रेप होता है। डॉक्टर साजिया खालिद हैं, जो कि बुनियादी तौर पे तो सिंधी थी, मतलब सिंध की रहने वाली थी, और यहाँ पे जो सुई गैस फील्ड है वहाँ पे वो काम कर रही थी बतौर डॉक्टर के। और एक रात वो अपने कमरे में सो रही थी, इतने में एक आदमी आता है, उनको कुर्सी जो उनका बेड होता है वहाँ से उठा कुर्सी से बांधता है, जो फ़ोन का केबल होती उससे, और उनके साथ बार बार रेप किया जाता है। बाद में पता चलता है कि वो जो आदमी जो कि इस रेप केस का आरोपी था वो आईएसआई का एक मेजर था। तो इसको लेके जो है अकबर बुगटी कहते हैं कि ये मेरे इलाके में ये घटना हुई है, क्योंकि सुई गैस फील्ड जो है मेरे इलाके में है, और उन्होंने जो है ये अपनी अना का मसला बना लिया, अपनी इज्जत का मसला बना लिया कि हमारे इलाके में किसी महिला के साथ में अगर इस तरीके की घटना होती है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये तत्कालीन कारण बना मुशर्रफ और अकबर बुगटी के बीच में तनातनी का, जो डॉक्टर साजिया खालिद का रेप केस। और यहाँ से अकबर बुगटी जो है वो सशस्त्र संघर्ष के तौर पर जाते हैं। 80 साल की उम्र उनकी ज़्यादा की उम्र हो चुकी होती है उस समय, और अकबर बुगटी जो है हथियार लेके पाकिस्तानी सेना के खिलाफ उतर जाते हैं। अब हुआ क्या कि वो भंभोर की जो पहाड़ी हैं 2006 में, वो वहाँ पे जाके अपना डेरा बनाते हैं। वहाँ पे एक गुफा है, उसके अंदर डेरा बनाते हैं। फिर बाद में जो तमाम चैनल से बातचीत होती है, कहा जाता है कि अकबर बुगटी और को मुशर्रफ ने बुलाया था कि आपसे बातचीत करनी है, और उसके लिए उन्होंने पाकिस्तानी सेना का एक कॉन्वॉय भेजा था कि ताकि अकबर बुगटी को इस्लामाबाद या रावलपिंडी लाया जा सके, जहाँ पे उनसे बात हो सके। तो पाकिस्तानी सेना वहाँ पे लेने के लिए पहुँची अकबर बुगटी को, ऐसा अकबर बुगटी के साथियों का कहना है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का कहना है कि हम वहाँ पर जब ऑपरेशन करने के लिए पहुँचे तो एक रहस्यमयी धमाका हुआ उस गुफा में जिसमें अकबर बुगटी थे, और उस धमाके में अकबर बुगटी मारे गए। दूसरी तरफ से जो अकबर बुगटी के साथी, उनका ये कहना है कि वो धोखे से आए हमारे पास में ये कहने के लिए, बातचीत करने के लिए आपको इस्लामाबाद लेके जाना है, और उसके बाद में उन्होंने अकबर बुगटी को उसी गुफा में मार डाला धमाका करके। तो अकबर बुगटी की जो हत्या है वो टर्निंग पॉइंट था बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी का, बलूचिस्तान में हथियारबंद संघर्ष का। और यहाँ से ये 2006 से जो इंसर्जेंसी शुरू हुई है, तो आज 2026 से पिछले 20 साल से इंसर्जेंसी लगातार चल रही है, और दर बदर जो है ये हर साल ये जो लगातार बढ़ती जा रही है।
तो अब मैं यहाँ से, अब आप ये समझिए, आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे सक्रिय हैं। BLA जो कि बलोच लिबरेशन आर्मी है, उसके अलावा BLF है जो कि बलोच लिबरेशन फ्रंट है, BRG बलोच रिपब्लिकन गार्ड है। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने मिलकर एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है बलोच राजी अजोई संघर, या ब्रास इसको कहा जा रहा है। तो ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है लगातार हमले पाकिस्तानी सेना के ऊपर, वहाँ की जो फ्रंटियर कोर है उसके ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं। वहाँ पे एक हथियारबंद संघर्ष चल रहा है। अब मैं क्यों कह रहा था कि महरंग बलोच को उम्र कैद की सज़ा देना पाकिस्तान के लिए जो आखिरी चांस था कि सिविलाइज तरीके से एक अहिंसक तौर पे बलूचिस्तान की समस्या को सुलझाए जाने का जो आखिरी मौका था वो पाकिस्तान ने खो दिया। अब आप ये समझिए कि बलूचिस्तान में पिछले 20 साल से इंसर्जेंसी चल रही है, वहाँ पे फोर्स डिसअपरेंस चल रही है। अब होता क्या है कि जैसे BLA कहीं पाकिस्तानी सेना के ऊपर हमला करती है तो उसके बदले में पाकिस्तानी सेना जवाब में ये करती है कि जो आम सिविलियन नौजवान हैं उनको उठा लेती है, और वहाँ पे बाकायदा पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान का इलाका है वहाँ पे पाकिस्तानी सेना के डेथ स्क्वाड घूमते हैं। मतलब ऐसे स्क्वाड जिनका काम ही ये है कि आम जा रहे सिविलियंस को उठा लेना, उनको ले जाना, प्रताड़ित करना और मौत के घाट उतार देना। तो ऐसे फोर्स डिसअपीयरेंस बहुत हो रहे थे। तो महरंग बलोच जो है वो 1993 में इसी दौर में पैदा हुई, जब वो जवान हो रही थी उसी समय इंसर्जेंसी पीक पर चल रही थी। 2009 के आसपास जो है उनके जो पिता हैं अब्दुल गफ़ार, उनको गिरफ्तार किया जाता है। इसी तरीके से पाकिस्तानी सेना के कुछ जवान आते हैं फ्रंटियर कोर के, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं और 2011 में उनका जो है 100% शव मिलता है। तो ये महरंग बलोच के लिए पहला धक्का था। आप ये समझिए कि महरंग बलोच लीडर कैसे बनी। और फिर 2017 में यही घटना दोहराई जाती है उनके भाई के साथ में। तो वो अपने परिवार की दूसरी पीढ़ी को इसी किस्म के तशद्दुद का, इसी किस्म के अत्याचार का शिकार होते हुए देख रही हैं। तो जब उनके भाई गायब होते हैं उसके बाद में वो सिविल सोसाइटी मूवमेंट से जुड़ती हैं। वहाँ पे जो फोर्स डिसअपीयरेंस, जबरिया जो गुमशुदगी है उसके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा होता है उसके खिलाफ वो जुड़ना शुरू होती हैं। और वो MBBS की स्टूडेंट थी उस समय, वो डॉक्टर हैं पेशे से, और उन्होंने लगातार बड़ा संघर्ष किया। उनके भाई पिताजी जो हैं वो ख़त्म हो गए, उसके बाद में उनके भाई को जबरन गुमशुदा कर दिया गया। तो इसके बाद में महरंग बलोच जो है लगातार इन प्रोटेस्ट में, इन धरना प्रदर्शन में जाना शुरू करती हैं। और 2023-24 के आसपास आते आते जो है महरंग बलोच एक फेमिलियर चेहरा बनना शुरू होती हैं बलूचिस्तान में। तो 2024 के साल में शुरू होता है बलोच लॉन्ग मार्च। अब बलोच लॉन्ग मार्च जो है वो एक संगठन बनाती हैं, बलोच यकजहती कमेटी, या बलोच मतलब आप यकजहती का मतलब होता है कि यूनिटी। तो बलोच यूनिटी कमेटी आप समझ लीजिए। तो बलोच यकजहती कमेटी जो बनती है वो दिसंबर 2024 में लॉन्ग मार्च शुरू करती है तुर्बत से। तुर्बत बलूचिस्तान का एक इलाका है, तो वहाँ से 1600 किलोमीटर ये लोग पैदल जाते हैं और बलूचिस्तान के तमाम जिलों में जाते हैं। मैं उस पूरे के पूरे लॉन्ग मार्च को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा था, और आप भरोसा मानिए कि महरंग बलोच जिस जिले, जिस तहसील, जिस गाँव में जा रही थी, लोगों की भीड़ उमड़ जा रही थी। मतलब इतना पॉपुलर फिगर जो है बलूचिस्तान ने पिछले 50 साल में नहीं देखा था जितना महरंग बलोच पॉपुलर हो रही थी। और उसके बाद में वो जनवरी 2025 में इस्लामाबाद पहुंचती हैं। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर वो धरने पे बैठती हैं, और उस धरने पे क्या नहीं होता है उनके साथ में। उनके साथियों के ऊपर लाठी चार्ज होता है, वाटर कैनन चलाई जाती हैं, ये सब तो ठीक है। लेकिन इसके अलावा वो लोग ख़ास तौर पे महरंग बलोच को पाकिस्तानी मीडिया, जो कि ट्राउट है एक तरीके से, चाहे वो जंग ग्रुप हो वहाँ का, चाहे जियो ग्रुप हो, जो कि पाकिस्तानी आर्मी ISI के हिसाब से खबरें करता रहा है, तो वो लोग जो है महरंग बलोच का कैरेक्टर एसेसिनेशन करते हैं। उनका नाम तमाम लड़कों के साथ में जोड़ा जाता है। उनको एक तरीके से इस तरीके से साबित करने की कोशिश की जाती है कि महरंग बलोच जो हैं वो उनके कैरेक्टर को सवालिया निशान जो है उनके कैरेक्टर के ऊपर लगातार लगाए जाते हैं, और उनको एक तरीके से डिस्क्रेडिट करने की कोशिश जो है मीडिया के द्वारा की जाती है। और ज़बरदस्ती वहाँ पर जो है इस पूरे के पूरे धरने को हटा दिया जाता है। 200 लोग गिरफ्तार होते हैं, उसमें कुछ लोगों को जमानत मिल जाती है, कुछ लोगों के ऊपर मुकदमे चलते हैं। इसके बाद बलोच यकजहती कमेटी ये काम करती है कि ग्वादर एक जगह पड़ती है पाकिस्तान में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, जियो स्ट्रैटेजी के लिए। यहाँ पे एक पोर्ट बन रहा है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है पाकिस्तानी सेना और वहाँ के बलूच जो लोकल्स हैं उनके बीच में लगातार तनातनी है, क्योंकि ग्वादर की जो स्थानीय आबादी है वहाँ पे मछली पालन का काम या मछली पकड़ने का काम जो मछुआरे हैं
जो फिशिंग करते हैं वो उनका सबसे मेन काम है और पूरा का पूरा ग्वादर शहर जो है फिशिंग के ऊपर ही निर्भर रहा है पिछले कई सौ सालों से। अब वहाँ पे पोर्ट बन रहा है, फिशिंग के लिए इजाज़त नहीं है और वहाँ की पूरी आबादी के पास में रोजगार नहीं है, ना उनके पास में पीने के लिए पानी है। तो ग्वादर में बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन आपको देखने को मिलेगी पाकिस्तानी सेना के बीच में और वहाँ की लोकल पॉपुलेशन के बीच में, लोकल बलोचों के बीच में। तो जुलाई 2024 में ग्वादर में बलोच यकजहती कमेटी जो है बलोच राजी मूची बुलाती है, मतलब बलोच नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरीके से बुलाती है। बलोचों का राष्ट्रीय सम्मेलन वहाँ बुलाया जाता है, बड़े पैमाने पे भीड़ होती है। पाकिस्तानी सेना के द्वारा जो है, पाकिस्तानी फोर्सेस के द्वारा, पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा उसके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, हमला किया जाता है और इसमें 3 लोग मारे जाते हैं। दोनों पक्षों के बीच में भयंकर जो है तनातनी की स्थिति बन जाती है। तो ये सिविल मूवमेंट एक तरफ चल रहा था, एक तरफ जो है इनका आर्म्ड स्ट्रगल चल रहा था। तो बलोच राजी मूची में 3 लोग जो मारे जाते हैं बलोच कार्यकर्ता। इसके अलावा फ्रंटियर कोर जो पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स है उसका एक जवान मारा जाता है, शब्बीर बलोच। ये नाम थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ये आपको आगे रेफरेंस में काम आएगा। और इसके बाद में आता है 2025 का मार्च, जफर एक्सप्रेस की घटना आपको याद है। जफर एक्सप्रेस में जब बीएलए के जो फ्रीडम फाइटर हैं, जो इंसर्जेंट्स हैं, बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो जफर एक्सप्रेस को अगवा कर लेते हैं एक तरीके से। 3 दिन तक ये हॉस्टेज सिचुएशन चलती है। उसके बाद पाकिस्तान ये दावा करता है कि हमने 38 जो है बीएलए के कार्डर्स, 38 बीएलए की गुरिल्लास को मार गिराया है और इसको पाकिस्तानी सेना नाम देती है ऑपरेशन ग्रीन बोलान। और ऑपरेशन ग्रीन बोलान में जो लोग मारे गए थे उन लोगों का शव लाया जाता है सिविल हॉस्पिटल क्वेटा में। और सिविल हॉस्पिटल क्वेटा में जब शव ले आया जाता है तो उसी समय आप ये देखेंगे कि लगातार जो है फोर्स डिसअपीयरेंस जो है उसी समय बलूचिस्तान में अचानक से बढ़ गए थे। तो बलोच जो मानवाधिकार संगठन थे उनका ये आरोप था कि वो लोग जो ऑपरेशन ग्रीन बोलान के नाम पे जो है आम बलोच सिविलियंस को उठा के उनको मिलिटेंट बता के जो है पाकिस्तानी सेना ने उनका एनकाउंटर कर दिया। और इन शवों की पहचान के लिए जो है उनके परिजन धीरे धीरे क्वेटा सिविल हॉस्पिटल के पास में इकट्ठा होना शुरू करते हैं। मैरंग बलोच पहुंचती है, बलोच यकजहती कमेटी पहुंचती है और वो इस फोर्स डिसअपीयरेंस के ऊपर वो इस तरीके से किए गए मावरा अदालत जो कत्ल हुए थे, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई थी सिविलियंस की, उसके खिलाफ वहाँ पे क्वेटा सिविल हॉस्पिटल के बाहर बैठ जाती हैं और वो कहती हैं कि जो परिजन है उनको कम से कम सब आइडेंटिफाई करने दिया जाए और उनको, चाहे वो मिलिटेंट है चाहे सिविलियन है, कम से कम उनको अपने जो परिजन है उनको कफन दफन की जो है अधिकार उनसे ना छीना जाए। तो ये सारी बातचीत होती है और इसके ऊपर जो है क्वेटा में धरना प्रदर्शन शुरू होता है 21 मार्च 2025 को। 22 मार्च 2025 को क्वेटा के धरना स्थल पे सुबह तड़के 4 बजे के तकरीबन जो फ्रंटियर कोर के कुछ जवान पहुंचते हैं और वो महरंग बलूच को वहाँ से अगवा कर लेते हैं। फिर उनकी गिरफ्तारी दिखाई जाती है और इस गिरफ्तारी के पीछे आपको 2 और वजहें जो है, 2 और घटनाक्रम है वो जानने पड़ेंगे। पहला ये था कि 2024 में बीबीसी ने जो टॉप 100 वुमेन्स की लिस्ट निकाली थी उसमें महरंग बलोच को शामिल किया गया था। इसके तुरंत बाद जो है टाइम मैगजीन जो है नेक्स्ट 100 की जो उन्होंने लिस्ट निकाली थी कि आने वाले समय में जो 100 सबसे इन्फ्लुएंशियल फिगर हो सकते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, उसमें भी महरंग बलोच को शामिल किया गया था। यहाँ तक ठीक था, लेकिन फरवरी मार्च 2025 के आसपास महरंग बलोच ने ये जानकारी दी एक्स पे पोस्ट करके कि उनका नॉमिनेशन नोबेल पीस प्राइज के लिए हुआ। तो अब ये पाकिस्तान को कैसे सहन होता? पहले ही मलाला यूसुफजई उनके लिए एक धब्बे की तरह उभरी थी। उनकी साख जो है पाकिस्तान को ये लगता था कि हमारी बहुत ख़राब हुई है और दुनिया भर में हुई भी। और मलाला यूसुफजई के केस के जरिए ही दुनिया को समझ में आया कि पाकिस्तान में असल में औरतों की स्थिति है क्या। और उसके बाद में अब ये महरंग बलोच का जो नॉमिनेशन है, इसके बाद में ये तय हो गया कि पाकिस्तानी सेना जो है महरंग बलोच के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगी। और उस समय ये जफर एक्सप्रेस का मामला हो गया, वो धरने पर बैठी हुई थी और 22 मार्च को उनको उठा लिया गया। और यहाँ से लगभग उनको काफ़ी जगहों पर जब उनके परिवार के लोगों से जब बातचीत हुई तो पहले उनको मिलने ही नहीं दिया गया, उनको सैनिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, मतलब उनको काल कोठरी में रखा गया लंबे समय तक। ना उनको लीगल एड दी गई, ना किसी तरीके का मेडिकल असिस्टेंस दिया गया। जो परिवार के लोग खाना लेके जाते थे वो भी अंदर नहीं लेके जाने दिया जाता। तो मतलब पूरी सख्ती जो है पाकिस्तानी सेना के द्वारा की गई महरंग बलोच के खिलाफ। अब जो है पाकिस्तानी अदालत में जो उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था उसमें उनको हत्या का मुकदमा उनके ऊपर लगा, सेडिशन का मुकदमा, राजद्रोह का मुकदमा लगा और आतंकवाद का मुकदमा लगा। और ये क्यों लगा आपको पता है? जो हम बता रहे थे आपको, बलोच राजी मूची जो जुलाई 2024 का प्रदर्शन था उसमें जो एक एफसी का कांस्टेबल मारा गया था शब्बीर बलोच, उसकी हत्या का मुकदमा जो है, क्योंकि वहाँ पे महरंग बलोच मौजूद थी तो उनको ये कहा गया कि आपने पूरी हिंसा भड़काई जिसकी वजह से शब्बीर बलोच की मौत हुई और इसके चलते जो है उनको उम्र कैद की सज़ा दे दी गई है।
अब ये पूरा का पूरा मामला आपको समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बलूचिस्तान में पहले से ही लगभग 20 साल से इंसर्जेंसी लगातार चल रही, लोग मर रहे हैं, खून जो हक नाहक जो खून बह रहा है वो वहाँ पे लोग, वहाँ बलूच सिविलियंस लगातार डिसअपीयर हो रहे हैं। जो अभी 2025 की रिपोर्ट है उसके हिसाब से 2009 से 2025 के बीच में 6000 लोग जो है बलूचिस्तान में गायब हो चुके हैं। आप इमेजिन करके देखिए कि आप 6000 लोगों का, और बलूचिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप ये समझिए कि हर आदमी जो है ऐसे एक आदमी को जानता है, या हर आदमी के परिवार में कोई ना कोई इस तरीके से जबरिया गुमशुदा कर दिया गया है। तो इतनी बड़ी समस्या है, और उसके 20 साल के लगातार इंसर्जेंसी के बाद में महरंग बलोच जैसी, और ये आप महरंग बलोच का उभार एक मायने में और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बलूचिस्तान तमाम बातों के बावजूद जो है बलोच जो समाज है वो अब भी वैसा ही ट्रेडिशनल और कबीलाई समाज है। उसमें एक महिला का लीडरशिप के तौर पे उभरना, और पूरे मूवमेंट को, इस पूरे बलूच एकजहती कमेटी वाला जो पूरा मूवमेंट है वो महिलाएं लीड कर रही थी लगातार। फ्रंट लाइन पे जो है महिलाएं थी, पुरुष जो है बहुत कम दिखाई दे रहे थे, और ये महिलाओं के लीडरशिप में ये पूरा मूवमेंट हुआ। उस पूरे मूवमेंट को सिविलाइज तरीके से यहाँ पे जो है ये पूरा मामला सुलझाया जा सकता था, कम से कम फोर्स डिसअपीयरेंस का मामला सुलझाया जा सकता था, कम से कम उनके ग्रीवांसेस सुने जा सकते थे। क्योंकि लगातार महरंग बलोच और बलोच एकजहती कमेटी ये कह रहे थे कि हम मानवाधिकार का जो हमारा आंदोलन मानवाधिकारों को लेकर जुड़ा हुआ है, और हम किसी भी तरीके से राजनीतिक तौर पे हम कोई सेपरेट स्टेट नहीं मांग रहे हैं पाकिस्तानी फोर्स से, या हम कोई एक अलगाववादी आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हम जो वहाँ पे ऑलरेडी जो मुसल्ला तहरीक चल रही है, जो हथियारबंद संघर्ष चल रहा है, हम उसका भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद उनकी बात नहीं सुनी गई, उनके ग्रीवांसेस नहीं सुने गए, और इस पूरे के पूरे, और पहले महरंग बलोच की गिरफ्तारी और जो उनको उम्र कैद की सज़ा हुई है, इस घटनाक्रम ने एक तरीके से बलोच आवाम को, बलूचिस्तान के लोगों को मन ही मन में भीतर ही भीतर बुरी तरीके से तोड़ दिया है। और अब जो है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में खासतौर पे बलूचिस्तान के सामने पाकिस्तान से अलग होने या वहाँ पे सेपरेटिस्ट जो आंदोलन है उसको चलाने के अलावा उनके पास में और कोई रास्ता रह नहीं गया है। क्योंकि जो भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज हो सकती थी महरंग बलोच के जरिए, वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज नहीं हुई। आसिम मुनीर जो कि वहाँ के सैनिक तानाशाह हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं, हाँ तानाशाह मतलब आप ये कहेंगे कि आप ये गलत बोल रहे हैं, वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सरकार है। वो डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, वो सेलेक्टेड गवर्नमेंट है, और आसिम मुनीर ही डिफेक्टो वहाँ के रूलर हैं। ये बात मतलब आप चाहे वो आपको पॉलिटिकली करेक्ट ना लगे, लेकिन रियलिटी यही है। तो आसिफ मुनीर जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि वो बलूचिस्तान की समस्या को सुलझा लेंगे, वो मुशर्रफ वाली गलती कर रहे हैं। और मुशर्रफ ने जो चीज़ शुरू की थी वो अब लग रहा है कि आसिफ मुनीर जो है उसको अगले जो है पायदान पर लेके जाएंगे, और बलूचिस्तान जो है वो और ज़्यादा आने वाले समय में जो है स्थितियाँ वहाँ पर बिगड़ेंगी। और पाकिस्तानी आर्मी का एक बहुत सटल तरीका है, अगर वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ होती है तो वो तुरंत जो है उसका इल्ज़ाम भारत पर लगा देते हैं। वो कहते हैं कि ये तो रा की साजिश है, ये फितना हिंदुस्तान है, क्यों आसिम मुनीर ने ये शब्द दिया है। तो ये जो फितना जो हिंदुस्तान ने खड़ा किया है, और ये तमाम सारी चीज़ों कह रहे हैं, ये अभी जो POJK में तमाम आंदोलन चल रहे हैं, जो रावला कोर्ट में अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से कश्मीरियों के ऊपर तशद्दुद हो रहे हैं, वहाँ पे अत्याचार किए जा रहे हैं पाकिस्तानी सेना के द्वारा। अब बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं महरंग बलोच को जिस तरीके से, जबकि वो मानवाधिकार कार्यकर्ता है, उनका कोई एक सेपरेट बलूचिस्तान को लेकर उनका कोई स्टैंड नहीं है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने जिन लोगों को ज़बरदस्ती गुमशुदा कर दिया गया है, जिनको घरों से उठा लिया गया है, जो भाई हैं हमारे, जो पिता हैं, जो उनकी आवाम, उनके अपने लोग हैं, उनकी जानकारी दीजिए। कम से कम वो जिंदा हैं कि मर गए तो उनको कहाँ दफनाया गया है, ताकि हम जो है उनका रीति रिवाज कर सकें। तो ये मांग, बेसिक मांग जो है, इस मांग को लेके, फोर्स डिसअपीयरेंस को लेके महरंग बलोच लड़ रही थी। उनको एक ऐसे कत्ल केस में फंसाया जा रहा है जिसके बारे में उनको जानकारी भी नहीं है। शब्बीर बलोच उस रैली में, क्योंकि उसमें तमाम बड़ी भीड़ है, उसमें भीड़ में फंस गए, भीड़ के जो मॉब लिंचिंग एक तरीके से कह दीजिए कि उनकी हो गई, तो उसमें उनका डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऐसे केस में उनके ऊपर हत्या का आरोप लगा के उनको ताउम्र की जो है उम्र कैद की सज़ा उनको दे दी गई है। तो आप ये समझिए कि पाकिस्तान करना क्या चाह रहा है बलूचिस्तान के साथ में। दूसरी तरफ पाकिस्तान का आर्थिक हित जो है बलूचिस्तान से इतना भयंकर तरीके से जुड़ा हुआ है। CPEC वहीं से जाना है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो वहीं से जाना है। बलूचिस्तान का पूरा ग्वादर बहुत स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो पाकिस्तानी जो आर्मी है वो ये कोशिश करी, उसको बलूचिस्तान का इलाका तो चाहिए, लेकिन बलोच जो है वो उसको सहन नहीं हो रहे। तो धीरे धीरे उस पूरे की पूरे कौम का सफाया करने की कोशिश जो है पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पे कर रही है। तो ये जो डेवलपमेंट है वो भारत के लिहाज से क्यों इंपॉर्टेंट है? तो
तो आप एक बात समझिए, पाकिस्तान में जब भी बड़ी गड़बड़ें होती हैं, जैसे अभी पीओजे में गड़बड़ चल रही है, उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में लगातार गड़बड़ चल रही है, वहाँ पे टीटीपी लगातार हमले कर रही है पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ। बलूचिस्तान में भी लगातार हम देख रहे हैं कि एक तरफ वहाँ पे बीएलएफ लड़ रहा है पाकिस्तानी आर्मी से, दूसरी तरफ बलोच एकजहती कमेटी जैसे मानवाधिकार संगठन है जो पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा किए गए अत्याचार के खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। इसके अलावा सिंध का जो इलाका है वो भी पानी के बंटवारे को, पाकिस्तान में जो पंजाब और सिंध के बीच में पानी के बंटवारे को लेकर बहुत रस्साकसी है, और वहाँ पर भी एक तरीके से ये मूवमेंट चल रहा है कि हम अलग होना चाहते हैं, अपना सिंधु देश बनाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान में जो 5 प्रोविंस है, 5 में से लगभग 4 प्रोविंस में जो है लगातार उबाल आपको देखने को मिल रहा है। तो वैसी स्थिति में होता क्या है कि पाकिस्तानी सेना इन तमाम 4 चीज़ों से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो भारत के साथ में सींग भिड़ा लेती है। कभी वो अफगानिस्तान के साथ में सींग भिड़ाएगी, कभी भारत के साथ में सींग भिड़ाएगी। तो पाकिस्तानी सेना का सर्वाइवल टैक्टिक्स यही है। तो आने वाला समय जो है इसमें पाकिस्तान में जो भी अगर उथल पुथल होती है उसके ऊपर हमारी जो है बहुत क्लोजली नज़र होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पाकिस्तान का कोर्स ऑफ एक्शन है उसके बारे में हमको कुछ संकेत देता है। और अभी आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ जो कि वहाँ के रक्षा मंत्री वो सिंधु जल समझौते के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं, तो इसके ऊपर भी हमारी नज़र रहती है। और दूसरी बात ये भी है कि पाकिस्तान में खासतौर पे बलूचिस्तान का जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है, जो वहाँ पे आज़ादी की तहरीक चल रही है, उसके प्रति जो है हमारा एक समर्थन, एक सहानुभूति रहती है, रहनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोगों के खिलाफ जिस तरीके से पाकिस्तान ने अत्याचार किए हैं वो इतिहास में मिलना मुश्किल है। जिस तरीके से लोगों को ज़बरदस्ती घर में घुस के उठा के फिर उनकी लाशें मिलती हैं 3 साल 4 साल बाद में सड़ी गली स्थिति में, उनको मार के फेंक दिया जाता है। जिस तरीके से आईएसआई और वहाँ के पाकिस्तानी सेना के डेथ स्क्वाड जो है बलूचिस्तान में खुलेआम घूमते हैं, और जो जिसको मन करता है उसको उठा के मारने की स्थिति वहाँ पे हो जाती है। तो ये कोई अतिशोक्ति नहीं है, कोई एग्जेजरेशन नहीं है, वहाँ पे ये जमीनी हालात हैं कि वहाँ पे डेथ स्क्वाड ऐसे निकलती है और सड़क पे चलते हुए आदमी को उठा के वो लोग ले जाते हैं, गिरफ्तार करते हैं, मार पीट के, और मतलब उसकी जान से हत्या करके उसकी लाश कहीं पे भी फेंक देते हैं। वो मतलब ये भी कोशिश नहीं करते हैं कि लाश छुपाई जाए। तो ये स्थिति वहाँ पे बनी हुई है, और ये एग्जेजरेशन किसी भी हालत में नहीं है। तो वहाँ के आवाम के साथ में जिस तरीके के जुल्म, जिस तरीके के तशद्दुद हो रहे हैं, उसके खिलाफ अगर वहाँ के लोग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, एक सेपरेट देश बनाना चाहते हैं, हमारी सहानुभूति ऐसे आंदोलन के साथ में होनी चाहिए, और है भी, क्योंकि बुनियादी जो मानवाधिकार हैं उनका हनन वहाँ पे लगातार हो रहा है। बलूचिस्तान के मामले में आगे आने वाले समय में बड़े डेवलपमेंट होने की पूरी संभावना है। वहाँ पे महरंग बलोच की गिरफ्तारी इस पूरे के पूरे मूवमेंट में बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। पाकिस्तान के भी तमाम एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये जो महरंग बलोच को उम्र कैद की सज़ा हुई है, आने वाले समय में इसके दूरगामी परिणाम हमको दिखाई देंगे। बलूचिस्तान फिलहाल उबल रहा है, वहाँ पे अगर कोई और अपडेट आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, और भी इस तरीके के जो मुद्दे होते हैं उसको हम इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आपको ये फॉर्मेट कैसा लगा, क्योंकि मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, तो आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारी बात मैं जो बता रहा था वो कितनी समझ में आई, कैसी समझ में आई, इसमें हम और क्या सुधार कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। मेरा नाम है विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे हैं सुधांशु। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।